मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट टॉपिक जेनेटिक्स के एक छोटे से पार्ट के बारे में, जो है क्लोन। हम सुनते आए हैं क्लोन के बारे में। क्या है क्लोन, ये जानने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। हम सब कहते हैं कि यू आर सो मच स्ट्रॉन्गर देन वॉट यू थिंक, मीन्स कि आप जो सोचते हो आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। जैसे आपने कभी चींटियों को देखा है अपना खाना ले जाते हुए? कहने को चींटियां तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो अपने वेट से 10 से 50 गुना ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकती हैं। कभी कभी तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा वेट को लिफ्ट करती हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी सोच से भी ज़्यादा वेट को, भार को अपने शरीर पे ढो सकती हैं। तो फिर हम और आप क्यों नहीं? ये जो क्लोन है ना, ये ह्यूमन का बहुत ही बड़ा बदलाव है जो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अब क्लोन है क्या? अगर आसान भाषा में समझो आप, तो मेरे जैसा आप मुझे देख लो और मेरे जैसा ही कोई अगर मेरे बगल में आके खड़ा हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? वो एक क्लोन है मेरा। तो क्लोन एकदम आसान भाषा में यही होता है कि किसी भी चीज की कॉपी बनाना। ठीक है, जैसे आज के डिजिटल टाइम में हम प्रिंट आउट निकालते हैं ना, एक पेज का दूसरा पेज, तो वो क्या है? वो पार्ट है क्लोन का, बट वो ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में नहीं है, इसीलिए उसको हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो पार्ट है क्लोन का। तो अब अगर हम क्लोन की शुरुआत की बात करें कि क्लोन की शुरुआत कैसे हुई, क्लोन अस्तित्व में कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले 1885 में आते हैं, जहां पे हंस ड्रिस्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्लोन का एक ऐसा बदलाव लाया था, और वो बदलाव था सी अर्चिन के आर्टिफिशियल एम्ब्रियोनिक ट्विनिंग का। मीन्स कि इन्होंने सी अर्चिन का आर्टिफिशियल एम्ब्रियो डेवलप किया था। यहां से शुरुआत हुई थी क्लोनिंग की। अब 1885 के बाद आता है 1952। सोचिए आप, कितना लंबा गैप है। तो क्या इस बीच में कुछ नहीं हुआ? इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, बट वो ऐसी नहीं थी जो कि कुछ चेंज ला पाए। तो 1952 में आते हैं हमारे दो वैज्ञानिक, रॉबर्ट ब्रिक्स एंड थॉमस किंग। अब ये रॉबर्ट ब्रिक्स एंड थॉमस किंग ये क्या करते हैं? तो ये सबसे पहला सक्सेसफुल ट्विनिंग करते हैं मेढक का। वो कैसे करते हैं? तो ये मेढक के टैडपोल लार्वा से सेल उठाते हैं, उसके न्यूक्लियस को एम्बेड करते हैं और ट्विन करते हैं मेढक को। फिर इस 1952 के बाद आता है 1962। अब 1962 और 1952 के बीच में एक ऐसा चेंज होता है जो कि जेनेटिक्स को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। और कैसे? 1958 में वॉटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लेके आते हैं, जिसके बाद जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। बहुत चीज़ें निकल के आती हैं कि डीएनए या न्यूक्लियस जो होता है वो कैसे काम करता है, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ आता है आपका 1958 के बाद, जिसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। फिर अब हम 1962 की बात करें तो इसमें ऐसा क्या होता है? तो देखिए, इसमें जो ये रहते हैं रॉबर्ट और थॉमस, ये लोग एक ऐसी ट्विनिंग बनाते हैं टैडपोल की, इसी टैडपोल की, जो कि टैडपोल लार्वा से नहीं बनता, टैडपोल सेल से नहीं करते। वो मेढक के इंटेस्टाइन के सेल को, मीन्स कि नॉन जेनेटिक सेल को लेते हैं और उससे तैयार करते हैं टैडपोल ट्विन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है। इससे ये बात सामने आती है कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते क्लोनिंग में, वो नॉन जेनेटिक सेल जो होते हैं वो भी क्लोनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या उनसे भी क्लोनिंग की जा सकती है। ये रहा आपका क्लोन का पूरा इतिहास। अब अगर हम बात करें
कि इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो कि मानव इतिहास को बदल के रख दिया, और कैसे। आपको पता है ह्यूमन क्लोनिंग हो सकती है लेकिन वो बैन है। क्यों? सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, क्योंकि इसका यूज आप गलत तरीके के लिए भी कर सकते हो, तो इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दिया गया है। अब हम आते हैं 1962 के बाद 1963 में, जहां पे JBS हेल्डन नाम देते हैं क्लोन्स। ये क्लोन शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपके वैज्ञानिक हेल्डन साहब ने। किस ईयर में? तो 1963 में। इसके बाद आते हैं डॉली द शिप। अब डॉली द शिप क्या है? आपने नाम सुना होगा कि फर्स्ट मैमल क्लोन, फर्स्ट मैमल एनिमल क्लोन, डॉली द शिप, डॉली द शिप। ये पहली मैमल क्लोन रहती है और ये 5 जुलाई को बॉर्न होती है। ठीक है, इसकी क्लोनिंग पहले की जाती है, इसको सैरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके बाद ये 5 जुलाई को बॉर्न होती है, जिसका श्रेय जाता है विलमुट और कैंपबेल को। विलमुट एंड कैंपबेल। कैंपबेल को, ठीक है। इन लोगों की वजह से सबसे पहली बार मैमल एनिमल क्लोनिंग होती है, जो कि डॉली द शिप रहती है, जिसे कोड दिया जाता है 6LL3। तो ये सबसे बड़ा चेंज रहता है। उसके बाद बहुत सारी क्लोनिंग होती है, जैसे कि बिल्ली की क्लोनिंग होती है, आपका चूहे की क्लोनिंग होती है, भैंसे की क्लोनिंग होती है, बफेलो फ्रॉग की क्लोनिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा चेंज रहता है क्लोनिंग के इतिहास में। अब हम देखेंगे कि क्लोनिंग क्या है, कैसे होता है। अच्छा, ये सब कुछ जानने के पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, या सेल डिवीजन कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपका ये जो सेल है वो ऐसा दिखता है। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हो ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम फॉर्म में है। ये हमेशा क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं रहता, ये क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में रहता है। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो बन जाता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में। ये इसलिए होता है क्योंकि जब सेल डिवीजन हो तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिवाइड हो जाए 2 डिफरेंट सेल में। मीन्स कि एक सेल से 2 सेल बनेगा तो न्यूक्लियस पार्ट को डिवाइड करने के लिए ये क्या होते हैं, इस शेप में आ जाते हैं, जिससे कि इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये रहा आपका सेल का स्ट्रक्चर। अब हमारी जो बॉडी होती है उसमें 2 टाइप्स का सेल डिवीजन होता है। एक होता है माइटोसिस, जो कि आपका सोमैटिक सेल में होता है। ये वो सेल हैं जो कि आपके सभी बॉडी ऑर्गन को डेवलप करते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल जैसे कि स्पर्म और एग को छोड़ के। और ये हैं आपके जर्म सेल, जो कि बनाते हैं एग और स्पर्म। अब ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्या होता है, ये देखते हैं इस पिक्चर से। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो आपका अलग होना शुरू होता है। मीन्स कि वो आपके पोलर जोन पे, ये पोल्स हैं अगर, तो उसके तरफ जाना शुरू होता है और एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना कि ये जो आर्म्स है दोनों वो अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बीच से स्प्लिट होता है सेल और फिर टूटकर अलग सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? तो जो ये प्रोसेस आप देख रहे हो ना, सेल डिवीजन के पहले जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहता है वो हो जाता है जस्ट डबल। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहे, इसलिए ऐसा होता है। मीन्स कि डिवीजन के पहले जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है नंबर में। फिर जब सेल डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इस सेल में और 46 इस सेल में,
इस सेल को क्या कहते हैं, तो डिप्लॉयड सेल कहते हैं, डिप्लॉयड। ये रहा आपका माइटोसिस डिवीजन, जो कि आपके बॉडी के हर सेल में होता है, सिर्फ जर्म सेल को छोड़कर। अब हम बात करेंगे कि मियोसिस कैसे होता है और क्या होता है। तो आप देख रहे हो ना, ये मियोसिस प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ ओवम और स्पर्म में होता है। ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। कैसे? क्योंकि जब आपका सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो उसका क्रोमोसोम होता है वो कभी भी डबल नहीं होता, ठीक है। वो कितना रहता है, तो वो आपका रहता है 46। लेकिन इसमें दो फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें आपका जो क्रोमोसोम होता है वो डबल हो जाता है, फिर वो डबल होके माइटोसिस की तरह बिहेव करके आपका डिप्लॉयड सेल बनाता है। फिर ये डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड होती है तो ये हैप्लॉयड होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, आधे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें 23 और इसमें 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक। इसीलिए आपके ओवम और स्पर्म में जो क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है, वो आधा होता है, 23 होता है। यही रीजन है। तो आप समझ गए माइटोसिस और मियोसिस। अब ये काम कैसे करता है आपके क्लोनिंग में। देखिए, क्लोनिंग के लिए माइटोसिस और मियोसिस को समझना भी जरूरी था और सेल डिवीजन को भी समझना, ठीक। अब हम यहाँ पे करेंगे एक पिग की क्लोनिंग। कैसे? मान लो आपको इस येलो पिग का क्लोन बनाना है, तो आप क्या करोगे कि एक इसके स्किन से एक सेल लोगे, उस सेल को आप क्या करोगे, एज इट इज रख दोगे, किसके लिए, डिवीजन के लिए। फिर उसके बाद एक आप एडल्ट फीमेल लोगे, उसके एग सेल को आप लोगे, जिसमें से न्यूक्लियस को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। मान लो ये सेल लिया आपने, एग सेल, इसमें से इस न्यूक्लियस पार्ट को क्या करोगे, हटा दोगे, जिसको कहते हैं ई न्यूक्लिएशन, ई न्यूक्लिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को, न्यूक्लियस को हटाना क्या कहलाता है, ई न्यूक्लिएशन कहलाता है। अब जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो आप इन दोनों को, इसके स्किन सेल को और इसके एग सेल को फ्यूज कराओगे, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्यूजन हो गया। फिर उसके बाद ये क्या करती है, सेल डिवाइड होना शुरू करती हैं। जब ये डिवाइड होती हैं तो डिवाइड होते होते मारुला ब्लास्टुला स्टेज से गुजरते हुए ये किस में चली जाती हैं, तो एम्ब्रियो फॉर्म में। जैसे ये एम्ब्रियो में जाती हैं, फिर इसके लिए क्या किया जाता है, एक सैरोगेट मदर की व्यवस्था की जाती है। मीन्स कि ऐसी फीमेल जो कि इस एम्ब्रियो को क्या करे, कैरी कर सके। उस सैरोगेट मदर के यूट्रस में इस एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद जो बेबी बॉर्न होता है वो क्लोन होता है येलो पिग का। आप देख रहे हो ना। अब ऐसा कैसे हुआ, आप तो सोच रहे होगे कि एग तो इसका यूज किया गया है। हाँ, एग इसका यूज किया गया है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल किसका है, तो येलो पिग का। आपने इसके न्यूक्लियस को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। और किसका न्यूक्लियस है, तो इसके स्किन सेल का न्यूक्लियस है। इसीलिए ये क्लोन किसका तैयार होगा, तो येलो पिग का। ये है आपका पूरा का पूरा क्लोनिंग प्रोसेस। इसी के थ्रू क्लोनिंग होती है। कहने को तो ये बहुत ही इजी लग रहा है, बट सोचिए आपकी कितनी टफ प्रक्रिया रही होगी जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत इजी है हमारे और आपके लिए। अब इस प्रोसेस में देखिए दो टेक्नोलॉजी यूज होती है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है पीसीआर बेस्ड क्लोनिंग, ठीक है। अब ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें विस्तार में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो इसका और एक वीडियो इसका, जिसमें आपको डिटेल्ड जानकारी होगी कि क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और पीसीआर टेक्नोलॉजी क्या है, ये दोनों बताऊंगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या यूज है, यूजेस क्या है इनका। तो अगर यूजेस की बात करेंगे, क्या फायदा है क्लोनिंग का, तो इससे आप देख रहे हो ना कि किसी भी चीज की क्लोनिंग की जा सकती है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी इसका यूज हो सकता है, और साथ ही मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि इसको हम यूज कर सकते हैं। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्लोनिंग के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि आप या कोई भी
कंट्री इसको ह्यूमन पे अप्लाई करके उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। किसी से भी चोरी करवाना या फिर कोई भी चीज़ हुई जो भी गंदे काम है वो करवा के फिर आप क्या करो कि ये इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दिया गया है कि ह्यूमन क्लोनिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे डीएनए क्लोनिंग के टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी के लिए बस थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और भी जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो और आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।